वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 142 है और ये टेस्ट सीरीज़ यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए चल रही है। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 142 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये हिस्ट्री का है, ठीक है, मेडाइवल हिस्ट्री। मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा एवं सिंहस्पा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? औरंगजेब ने, जहांगीर ने, अकबर या बाबर? देखिए, मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी ये नहीं पूछ रहा है। मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा और सिंहस्पा प्रथा की शुरुआत किसने की थी ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर अकबर ना होकर क्या होगा? जहांगीर। बाकी ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आरओ की। तो मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत जैसा कि पता है 1575 में अकबर ने की थी और मनसबदार के साथ 1594-95 में से सवार का पद भी जुड़ने लगा और इस तरह अकबर के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा जो है वो कई चरणों से गुजरकर उत्कर्ष पर पहुंची। और जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करते हुए सवार पद में दुअस्पा एवं सिंहस्पा की व्यवस्था की। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विजयनगर के शासक ने सेना में मुसलमानों की भर्ती आरंभ की थी? किसने की थी? इसका आंसर है देवराय द्वितीय, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो देवराय द्वितीय, समय है इसका 1422 से 1446। विजयनगर के संगम वंश का महानतम शासक था। इसका शासनकाल विजयनगर साम्राज्य के वैभव और समृद्धि की पराकाष्ठा का सूचक है। इसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए तथा बहमनियों की बराबरी करने के लिए सेना में मुसलमानों की भर्ती करने की प्रथा आरंभ की और उन्हें जागीरें प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने आइन ए दहसाला पद्धति की शुरुआत की थी? आइन ए दहसाला पद्धति ये अकबर की है, बी है इसका आंसर। तो आइन ए दहसाला मुगल साम्राज्य में बादशाह अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल द्वारा स्थापित की गई भू राजस्व व्यवस्था की पद्धति थी। तो आंसर अकबर ही होगा, बी है आंसर। और इस प्रणाली के अंतर्गत राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नगद के रूप में वसूल किए जाने वाले लगान का करीब 10 वर्ष का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया और आईने दहसाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। चौथा प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सी निकृष्ट कोटि की भूमि थी जिसे लगभग 5 वर्षों तक काश्त के प्रयोग में लाया जाता था? देखिए, पोलज भूमि तो उपजाऊ भूमि थी, नियमित रूप से इस पर खेती की जाती थी, लेकिन निकृष्ट कोटि की भूमि तो बंजर भूमि होगी, भी है इसका आंसर। देखिए, आईने दहसाला व्यवस्था को टोडरमल व्यवस्था या बंदोबस्त भी कहा जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि की पैमाइश हेतु 4 भागों में विभाजित किया गया। उसे 4 भागों में विभाजित किया गया। भूमि को बंजर भूमि यानी निकृष्ट कोटि की भूमि थी, बंजर भूमि, जिसे लगभग 5 वर्षों तक काश्त के प्रयोग में लाया जाता था। चाचर भूमि ऐसी भूमि थी जिस पर लगभग 3 या 4 वर्षों तक खेती नहीं की जा सकती थी। पोलज भूमि उपजाऊ भूमि थी जिस पर नियमित रूप से खेती होती थी। एक थी परती भूमि। यह भूमि उर्वरा शक्ति प्राप्त करने हेतु 1 या 2 वर्ष तक परती छोड़ी जाती थी। और मुगल काल में जो लगान है वो खेती के लिए प्रयुक्त भूमि पर ही वसूला जाता था, ठीक है, जैसी भूमि की उत्पादक क्षमता वैसा ही लगान। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह लेखक, यह पुस्तक, ठीक है, ये रचनाएं हैं, यानी बादशाहनामा, पातशाहनामा, अकबरनामा, हुमायूंनामा, तबकात अकबरी। अकबरनामा किसकी? अबुल फजल। हुमायूंनामा के सामने गुलबदन बेगम, पातशाहनामा के सामने अब्दुल हमीद लाहौरी, तबकात अकबरी के सामने राजा टोडरमल। देखिए, अबुल फजल की रचना है अकबरनामा सही है। गुलबदन बेगम बहुत पूछी गई एग्जाम में, हुमायूंनामा सही है, ठीक है। गुलबदन बेगम किसने लिखी है? हुमायूंनामा। गुलबदन बेगम ने क्या लिखा है? हुमायूंनामा। बादशाहनामा रचना है किसकी? अब्दुल हमीद लाहौरी की। तो ये तीनों करेक्ट हैं ऊपर के, ये चौथा वाला गलत है। तबकात अकबरी राजा टोडरमल की रचना नहीं है, तो किसकी रचना है? जियाउद्दीन अहमद की, ठीक है। हुमायूंनामा किसकी? गुलबदन बेगम की। अकबरनामा अबुल फजल की। पातशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी। और तबकात अकबरी है निजामुद्दीन अहमद, ना कि राजा टोडरमल। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? सिंगरौली हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पर है? सिंगरौली है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। तो सिंगरौली जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। और यह प्रश्न जो है यूपीपीएससी आरओ एआरओ में वर्ष 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारतवर्ष में पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी?
ठीक है। प्रथम प्रधानमंत्री जो भारत के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही की थी। उस समय का तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान में स्थिति है उत्तराखंड में। 1960 है इसका आंसर। तो देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में, कहाँ, पंतनगर, वर्तमान का उत्तराखंड और उस समय का उत्तर प्रदेश। ठीक है। और बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 8 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी, तलैया बांध के सामने कोनार नदी, गांधी सागर बांध के सामने चंबल नदी और नागार्जुन सागर बांध के सामने कृष्णा नदी, कोई एक जो है गैर सुमेलित है या सही सुमेलित नहीं है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी सही है, गांधी सागर बांध चंबल नदी सही है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी सही है, तलैया डैम के सामने कोनार नदी गलत। ठीक है, क्योंकि तलैया अथवा तलैया जो बांध है वो झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर अवस्थित है, जबकि कोनार नदी पर कोनार बांध है जो झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। बाकी सारे के सारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। यूपी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। यह है त्रिची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, त्रिची तमिलनाडु। तो केला अनुसंधान केंद्र त्रिची तमिलनाडु में 21 अगस्त 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक मिशन मोड एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। यह केंद्र केला के उत्पादन में वृद्धि के लिए फसल सुधार, फसल उत्पादन एवं फसल संरक्षण पर काम करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का किस मंत्रालय की योजना है ये। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या केंद्रीय नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय। क्या है इसका आंसर। अब बताइए ए, बी या डी। अब बताइए बी या सी। इसका आंसर है सी, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का यह वर्ष 1973 में शुरू की गई पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है और यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है। कौन सा है। हिमालय की बात हो रही है, चंदन तो प्रायद्वीपीय, यह है देवदार के वृक्ष। तो पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण कटिबंधीय पेटी, वन पेटी में देवदार के वृक्षों का बाहुल्य है और इस पेटी में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार मिलता है। 12वां प्रश्न है। हरिके बैराज निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है। रावी, व्यास, झेलम, चेनाब, सतलज या व्यास और सतलज। हरिके बैराज, व्यास और सतलज, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम जो है वो हरिके बैराज के निकट व्यास और सतलज नदी के संगम से होता है। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिले की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। कालागढ़ जो डैम है निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है। कालागढ़ बांध, ये रामगंगा नदी पर है, डी है इसका आंसर। तो कालागढ़ डैम का निर्माण जो है रामगंगा नदी पर किया गया है। इसकी ऊंचाई 128 मीटर और इसकी लंबाई है 715 मीटर। दो स्टेटमेंट वाला है प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी पर है और तुंगभद्रा जो परियोजना है वो आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। कौन सा इसमें करेक्ट होगा। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, ये सही बात है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों करेक्ट है, सी है इसका आंसर। देखिए, रिहंद बांध जो है सोन नदी की एक सहायक नदी रिहंद पर स्थित है, पहला सही हो गया। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। 15वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों द्वारा होती है। कौन सी है वो पवनें। उत्तर पश्चिम पवन, उत्तर पूर्व पवन, दक्षिण पूर्व पवन या दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में मानसून की उत्पत्ति, ठीक है, 1 जून को केरल तट पर विस्फोट होगा, यह है दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन नंबर ए। तो भारत में मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है और भारत में कुल वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। भारत में मानसून पवनों का प्रवेश केरल राज्य से दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। चित्रकोट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है।
किस नदी पर है ये है इंद्रावती रिवर, इंद्रावती नदी। तो चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 90 फीट। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। वेतवा रिवर निम्नलिखित में से किस नदी में मिलती है? यानी उसकी सहायक नदी हो गई वो। देखिए, सोन नदी की बात करें, यमुना नदी की बात करें, ये दोनों तो गंगा की सहायक नदियां हैं। और जो केन वेतवा है वो है यमुना की सहायक नदियां। तो इसका आंसर है बी। तो विकल्प में दी गई नदियों में सोन नदी और यमुना नदी ये गंगा की सहायक नदियां हैं, जबकि केन नदी की बात करें, वेतवा की बात करें, चंबल की बात करें तो ये यमुना की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। चीन की संसद को क्या कहोगे? कांग्रेस संसद, नेशनल पीपल्स कांग्रेस या फोल्केटिंग? चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, चीन की संसद को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय लोकसभा। और यह चीन में राज्य की सबसे ऊंची सत्ता है और देश के शीर्ष विधायक निकाय के रूप में काम करती है। देश के मतलब चीन के। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? ये तो कभी बहुत पहले थी, 1818 के टाइम में। तो वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति का नाम है गिरिजा नहीं, रामचंद्र पौडेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो रामचंद्र पौडेल नेपाल के राष्ट्रपति चुने गए हैं हाल ही में। और पौडेल ने सुभाष चंद्र नेमबाग को हराया है। और नेपाल में वर्ष 2008 में गणतंत्र बनने के बाद से यह तीसरा राष्ट्रपति चुनाव है। तो रामचंद्र पौडेल तीसरे राष्ट्रपति हैं नेपाल के। 20वां प्रश्न है। वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये। वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या जो है वो कितनी है? वो है 3167। एग्जैक्ट नंबर है ये, याद रखिएगा इसको। सी है इसका आंसर। देखिए, भारत में वर्तमान में जो बाघों की संख्या है वो 3167 है। और भारत के प्रधानमंत्री ने 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह जानकारी साझा की। और वर्ष 2022 की जनगणना में 2018 की तुलना में बाघों की आबादी में 200 का इजाफा हुआ है। ठीक है, 18 से 22 के बीच में 200 का इजाफा। 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था तो देश में 1800 बाघ रह गए थे। ठीक है, और 2006 में महज 1411 ही बचे थे। इस लिहाज से 17 सालों में बाघों की आबादी 2.25 गुना बढ़ी है। और इससे पहले जो है भारत के प्रधानमंत्री ने 29 जुलाई 2019 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर बाघों की संख्या पर जो रिपोर्ट उन्होंने दी थी तो उसमें बाघों की संख्या 2967 बताई थी। ठीक है, और वर्तमान में कितनी हो गई है ये? 3167। 9 अप्रैल 2023 तक कितने बाघ हैं? 3167 बाघ। ठीक है, वर्ष 2018 की तुलना में 2022 में 200 का इजाफा हुआ है। तो ये 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF भी प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, 1 टाइम पेमेंट है 399 का। बाकी हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।